नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की, जो एसएससी, यूपीएससी जैसी हर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीधे मध्यकालीन भारत के एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं जहां से बहुत कुछ बदल गया। भारत पर पहला अरब आक्रमण। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने कुछ नोट्स जैसे हैं। तो हमारा मिशन है इन सूखे तथ्यों के पीछे की असली कहानी को समझना, किरदारों को और उसके नतीजों को। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ तारीखें और नाम रट लेना वो काफी नहीं है। हाँ, हमें ये समझना होगा कि ये सब हुआ क्यों। मतलब 712 ईस्वी में सिंध की धरती पर ऐसा क्या हुआ जिसने कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सही बात है। और ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और वे चाहते क्या थे? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं 712 ईस्वी के सिंध से। उस वक्त वहाँ राजा दाहिर का शासन था, लेकिन ये जो हमलावर थे यानी अरब, वो अचानक तो आसमान से नहीं टपके होंगे। उस समय अरब में क्या चल रहा था? यही सबसे जरूरी सवाल। देखिए, उस दौर में अरब जो था वो एक रेगिस्तानी इलाका था। लोग कबीलों में बटे हुए थे और वे प्रकृति की पूजा करते थे। पत्थर, पेड़, पानी। अच्छा। मक्का में जो काबा था वो उनका सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र था और वहाँ करीब करीब 360 मूर्तियां थीं। 360 मूर्तियां। हाँ, समाज पूरी तरह से बहुदेववादी था। और इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में पैगंबर मोहम्मद का उदय हुआ। हाँ, 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में उनका जन्म हुआ। उन्होंने एक ईश्वर का संदेश दिया जो उस बहुदेववादी समाज के लिए एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। इसका जबरदस्त विरोध हुआ, इतना कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा और 632 ईस्वी में उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाने लगा। खलीफा मतलब जो इस्लाम का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होता था। हाँ बिल्कुल। और यहीं से साम्राज्य विस्तार का दौर भी शुरू हुआ होगा। पर खलीफा को लेकर भी तो एक बड़ा मतभेद हुआ था जिसने इस्लाम को दो हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल, ये उत्तराधिकार का ही सवाल था। देखिए, पैगंबर के बाद पहले खलीफा बने अबू बकर, जिन्हें सुन्नी समुदाय अपना पहला नेता मानता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग था जिसका मानना था कि पैगंबर के असली वारिस उनके दामाद अली होने चाहिए थे। अच्छा। इन्हीं को शिया समुदाय अपना पहला इमाम मानता है। और ये सिर्फ एक धार्मिक मतभेद नहीं था, इसमें मतलब पुराने कबीलाई समीकरण और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी शामिल थीं। तो इन खलीफाओं के दौर में अरब की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी होगी। बहुत तेजी से। शुरुआती 4 खलीफाओं के बाद उमैयद वंश का शासन आया। उन्होंने कुछ ही दशकों में सीरिया, मिस्र, ईरान, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब एक सुपर पावर बन चुके थे वो। हाँ, वो दुनिया की एक सुपर पावर बन चुके थे और अब उनकी नजर भारत की दौलत पर थी। लेकिन उन नोट्स में एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश इन सैन्य आक्रमणों से भी पहले हो चुका था। हाँ, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, और ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, अरब और भारत के बीच व्यापार का जो रिश्ता था वो सदियों पुराना था। अच्छा। अरब व्यापारी यहाँ से मसाले, कपड़ा, रेशम ले जाते थे और बदले में घोड़े और खजूर लाते थे। इन्हीं व्यापारियों के साथ इस्लाम भारत के तटीय इलाकों में, खासकर केरल में पहुंचा। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद जो केरल में है वो 628 ईस्वी में बन गई थी। हाँ, यानी पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही। उनके जीवन काल में ही। ये तो उस आम धारणा को पूरी तरह बदल देता है कि भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर पर आया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आक्रमण से बहुत पहले एक सांस्कृतिक और एक व्यापारिक रिश्ता मौजूद था। लेकिन जब व्यापार बढ़ता है, दौलत बढ़ती है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जन्म लेती हैं। सही बात है। उमैयद खलीफाओं की नजर भारत की बेहिसाब संपत्ति पर थी, तो जो रिश्ता व्यापार से शुरू हुआ था अब वो सैन्य ताकत का रूप लेने वाला था। तो क्या ये व्यापार का ही अगला कदम था, लेकिन इस बार सेना के साथ? चचनामा जो सिंध पर आक्रमण की कहानी बताती है, उसके हिसाब से इस हमले के पीछे असल मकसद क्या थे? चचनामा हमें 4 मुख्य कारण बताता है। पहला, इस्लाम का प्रचार। दूसरा, भारत की संपत्ति को लूटना। तीसरा, मंदिरों को तोड़ना जो उस समय सत्ता और संपत्ति के बड़े केंद्र माने जाते थे। और चौथा, साम्राज्य स्थापित करना। हाँ, इस इलाके को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनाना। ये चारों मकसद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो क्या पहली ही कोशिश में उन्हें कामयाबी मिल गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला हमला 636 ईस्वी में मुंबई के पास ठाणे पर हुआ। अच्छा। मतलब जो पूरी तरह असफल रहा।
इसके बाद भी कई कोशिशें हुईं। 711 ईस्वी में भी सिंध पर 2 हमले हुए, लेकिन राजा दाहिर की सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। मतलब सिंध की रक्षा पंक्ति काफी मजबूत थी। बहुत मजबूत थी। तो 2 आक्रमण पहले ही असफल हो चुके थे, तो खलीफा ने तीसरी बार इस मिशन के लिए मोहम्मद बिन कासिम को ही क्यों चुना? वो तो सिर्फ 17-18 साल का एक लड़का था। क्या उसमें कोई खास बात थी? मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उस समय के सबसे ताकतवर गवर्नरों में से एक अल हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी। अच्छा। वो एक बहुत ही काबिल और कह सकते हैं क्रूर सेनापति माना जाता था। खलीफा को एक ऐसे ही कमांडर की जरूरत थी जो पिछली नाकामियों को जीत में बदल सके। उसे एक बहुत बड़ी और आधुनिक सेना दी गई, जिसमें ऊंट, घोड़े और मंजनीक जैसी पत्थर फेंकने वाली मशीनें भी थीं। तो कासिम ने अपनी रणनीति कैसे बनाई? उसने सिंध पर कब्जा कैसे किया? उसकी रणनीति बहुत चतुर थी। वो पारंपरिक समुद्री रास्ते से नहीं आया। तो फिर? वो जमीन के रास्ते खैबर दर्रे से भारत में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले देवल के बंदरगाह पर कब्जा किया, जिससे सिंध की समुद्री सप्लाई लाइन कट गई होगी पूरी। हाँ बिल्कुल, उनकी पूरी समुद्री सप्लाई लाइन खत्म हो गई। लेकिन निरून में जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। वहां क्या हुआ? निरून में बौद्धों की बड़ी आबादी थी और ऐसा माना जाता है कि वो सिंध के ब्राह्मण शासक राजा दाहिर से खुश नहीं थे। अच्छा, अंदरूनी कलह थी मतलब? हाँ, तो जब कासिम की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। बिना लड़े? हाँ, ये दिखाता है कि सिंध के अंदर भी राजनीतिक और सामाजिक तनाव मौजूद थे, जिसका कासिम ने पूरा फायदा उठाया। उसने सिंध के समाज की अंदरूनी कमजोरियों को अपना हथियार बना लिया। और राजा दाहिर के साथ उसका आमना सामना कहाँ हुआ? वो लड़ाई कैसी थी? निर्णायक युद्ध हुआ रावर के किले में। 20 जून 712 का दिन था। राजा दाहिर अपनी सेना का नेतृत्व हाथी पर बैठकर कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन तभी एक जलता हुआ तीर सीधा राजा दाहिर के सीने में लगा और उनकी मौत हो गई। एक राजा के युद्ध के मैदान में मौत? इसका तो मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा सिंध के लोगों के। हाँ बिल्कुल। क्या प्रतिरोध वहीं खत्म हो गया? राजा की मौत से सेना में भगदड़ तो मच गई, लेकिन प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ। राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडी ने किले की कमान संभाली और कई महीनों तक लड़ती रहीं। अच्छा। जब उन्हें लगा कि अब किला बचाना नामुमकिन है, तो उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जौहर? हाँ, ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगे। इसके बाद राजा दाहिर के बेटे जय सिंह ने भी संघर्ष जारी रखा। लेकिन कासिम की जीत का सिलसिला फिर भी नहीं रुका। उसने मुल्तान भी जीत लिया। हाँ, 713 ईस्वी में उसने मुल्तान पर कब्जा किया और इन नोट्स के मुताबिक मुल्तान से उसे इतना सोना मिला, इतना सोना कि उसने शहर का नाम ही सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर रख दिया। सोने का शहर? हाँ, यहाँ से लूटी गई दौलत को ऊंटों पर लादकर वापस खलीफा के पास बगदाद भेजा गया। तो इस जीत के बाद सिंध के समाज में क्या बड़े बदलाव आए? प्रशासन की कोई नई व्यवस्था लागू की गई? इसका सबसे बड़ा और आप कह सकती हैं दूरगामी परिणाम था जजिया कर का लगाया जाना। जजिया कर? हाँ, ये एक तरह का सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों को अपनी जान, माल और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के बदले में देना पड़ता था। क्या ये सबके लिए एक जैसा था? इन नोट्स में जिम्मी और काफिर जैसे शब्द है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जिम्मी या धिम्मी उन लोगों को कहा गया जो अहले किताब थे। अहले किताब मतलब जिनके पास अपनी आसमानी किताब थी, जैसे ईसाई और यहूदी। उन्हें संरक्षित प्रजा का दर्जा दिया गया और उन पर 2.5% का मामूली टैक्स लगाया गया। सिर्फ 2.5%? हाँ, लेकिन जो मूर्ति पूजक थे उन्हें काफिर कहा गया। और उन पर कितना टैक्स था? मैं देख रही हूँ नोट्स में उसके आगे XX का निशान है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजकों के लिए कोई तय नियम नहीं था? क्या ये स्थानीय कमांडर की मर्जी पर छोड़ दिया गया था? ये तो एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा करता होगा। ये बिल्कुल संभव है। एक्सा का निशान शायद यही दिखाता है कि उनके लिए दर तय नहीं थी और ये स्थानीय शासक के विवेक पर निर्भर करती थी, जो ज्यादा भी हो सकती थी। इसने समाज में एक नया वर्गीकरण पैदा कर दिया जो पूरी तरह से धर्म पर आधारित था और ये भारतीय समाज के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। अब आते हैं कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने पूरा सिंध जीत लिया, जिसने इतना सोना बगदाद भेजा, उसका अंत कैसे हुआ? उसका अंत उतना ही तेज और क्रूर था जितनी उसकी जीत। मतलब? हुआ ये कि दमिश्क में सत्ता बदल गई, पुराने खलीफा की मौत हो गई और नए खलीफा ने अल हज्जाज के सभी वफादारों को खत्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी उसी गुट का था। एक मिनट, मतलब उसे सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी की वजह से मरवा दिया गया? उस इंसान को जिसने साम्राज्य को इतनी बड़ी जीत दिलाई थी?
हाँ, यही राजनीति की विडंबना है। उसे वापस बुलाया गया, कैद किया गया और वहीं तड़पा तड़पा के मार दिया गया। ओह, वैसे चचनामा में एक और कहानी का भी जिक्र है क्या? कि राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजा गया था। उन्होंने कासिम से बदला लेने के लिए खलीफा से झूठ कहा कि कासिम ने उन्हें पहले ही अपमानित कर दिया है, अच्छा। जिससे नाराज होकर खलीफा ने उसे मरवा दिया। वजह जो भी हो, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। तो कासिम के बाद सिंध पर अरबों का नियंत्रण कैसा रहा? क्या वो एक स्थायी साम्राज्य बना पाए? नहीं, कासिम की मौत और अरब में चल रहे आपसी संघर्षों के कारण सिंध पर उनका सीधा नियंत्रण बहुत जल्द कमजोर पड़ गया। छोटे छोटे स्थानीय अरब सरदारों ने अपनी हुकूमतें बना ली, लेकिन वो कभी भी सिंध से आगे बढ़कर भारत के भीतरी इलाकों में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। तो उनका प्रभाव सिंध और मुल्तान तक ही सिमट कर रह गया। हाँ, बस वहीं तक। तो चलिए इस पूरी चर्चा पर समेटते हैं। हमने देखा कि भारत पर अरब आक्रमण कोई एक अकेली घटना नहीं थी। इसकी जड़ें व्यापार में थीं, लेकिन उमैयद खलीफा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इसे एक सैन्य अभियान में बदल दिया। हाँ, और इसके पीछे धन, धर्म और साम्राज्य विस्तार, ये तीनों ही बड़े कारण थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम की रणनीतिक जीत, राजा दाहिर के कड़े प्रतिरोध और पहली बार जजिया कर लगाए जाने के बारे में भी जाना, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो अगर हम सफलता को इस नजरिए से देखें कि क्या वो एक स्थायी साम्राज्य बना पाए, तो शुरुआती अरब आक्रमणकारी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हुए। बिल्कुल, उनका जो तात्कालिक लक्ष्य था, यानी धन लूटना, वो तो पूरा हुआ, लेकिन सिंध से आगे उनका साम्राज्य विस्तार रुक गया। क्यों? भारत के दूसरे शक्तिशाली राजपूत राजाओं ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। तो श्रोता के लिए अंतिम विचार क्या होगा? इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इन स्रोतों से ये साफ है कि ये आक्रमण भारत को पूरी तरह जीतने में नाकाम रहा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस अधूरे आक्रमण ने भविष्य के लिए क्या रास्ते खोले। इसने पहली बार भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इसने भविष्य के आक्रमणकारियों जैसे गजनवी और गोरी के लिए एक खाका तैयार कर दिया। इन शुरुआती संघर्षों ने आने वाली सदियों में भारतीय उपमहाद्वीप और इस्लामी दुनिया के बीच एक ऐसे जटिल रिश्ते की नींव रखी, जिसमें सिर्फ टकराव ही नहीं, बल्कि व्यापार, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का गहरा आदान प्रदान भी शामिल था। तो ये उस लंबी कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ पहला अध्याय। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में झांकने वाले हैं जहां संस्कृतियां मिली भी और टकराई भी। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो भारत पर शुरुआती अरब और फिर तुर्क हमलों की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। सही कहा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों की कहानी थी या भारत के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसने इन घटनाओं को शेक दिया। यही तो सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि जब हम इन स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प तस्वीर उभरती है। अच्छा। हाँ, एक तरफ टकराव है तो दूसरी तरफ विचारों का ऐसा आदान प्रदान हो रहा था जो हैरान कर देता है। ये कहानी सीधी सादी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखते हैं कि इन आक्रमणों के पीछे की असलियत क्या थी, उनका असर क्या हुआ, और उस दौर को लिखने वालों ने हमें कौन सी खिड़कियां दी हैं झांकने के लिए। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि अरब संपर्क के बाद भारत में कुछ नई चीजें आईं। हाँ, जैसे ऊंट पालना, खजूर की खेती और मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी। अब ये सुनने में तो बड़ी आम सी बातें लगती हैं, है ना? उस दौर के हिसाब से इनका बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा। कैसे? सोचिए, ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में व्यापार और सेना के लिए तो गेम चेंजर थे। सही बात है। खजूर की खेती ने खान पान पर असर डाला, और कार्टोग्राफी मतलब नक्शे बनाने की कला, उसने समुद्री व्यापार के लिए नए रास्ते खोल दिए। हाँ। और ये भी सोचिए, अरबों ने ही भारतीय मानसून के ज्ञान को व्यवस्थित करके दुनिया तक पहुंचाया, जिससे समुद्री यात्राएं ज्यादा सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल हो गई। वाह, ये तो उस दौर का ग्लोबल लॉजिस्टिक्स था एक तरह से। बिल्कुल कमाल है। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये ज्ञान का प्रवाह सिर्फ एक तरफा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत सीख रहा था। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि भारत से भी बहुत कुछ बाहर जा रहा था। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये एक टू वे ट्रैफिक था। टू वे ट्रैफिक। भारतीय दर्शन, ज्योतिष और सबसे बढ़कर गणित
खास तौर पर शून्य, जीरो की अवधारणा, ये सद अरबों के जरिए ही यूरोप तक पहुंची। अच्छा, जिसे आज हम अरबी अंक कहते हैं। वो असल में भारतीय अंकों का ही विकसित रूप है। वाह। और इतना ही नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां, दवाइयों का ज्ञान, ये सब बगदाद के हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमत तक पहुंचा और वहां उनका अनुवाद हुआ। ये तो उस दौर की सॉफ्ट पावर थी, कह सकते हैं। वाह। मतलब एक तरफ जहां सीमाओं पर टकराव चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान और विज्ञान की एक अलग ही दुनिया आबाद थी। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? सबसे बेहतरीन उदाहरण है ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो 628 ईस्वी में लिखा गया था। जब इस किताब का अरबी में अनुवाद हुआ तो वहां के विद्वानों को पहली बार पाई, मतलब पाई का सटीक मान मिला। अच्छा। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का तरीका, और यहाँ तक कि पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी गणना का वैज्ञानिक आधार मिला। एक अकेली किताब से? हाँ, एक अकेली किताब ने गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। सोच कर ही अजीब लगता है, एक तरफ तलवारें चल रही थीं और दूसरी तरफ ज्ञान की ऐसी गंगा बह रही थी। तो मतलब ये सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि विचारों का भी एक तरह का मंथन चल रहा था। लेकिन फिर ये संतुलन बिगड़ा कैसे? देखिए, हर शक्ति का एक शिखर होता है। हाँ। और फिर ढलान भी आती है। अरबों के साथ भी यही हुआ। मतलब 8वीं सदी के मध्य में, लगभग 730 ईस्वी के आसपास, उनमें एक आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ, जिसे अल हक़ब कहा गया है। इस आपसी लड़ाई ने उनकी ताकत को बुरी तरह कमजोर कर दिया। और शायद इसी कमजोरी का फायदा भारतीय शासकों ने उठाया, क्योंकि स्रोत एक बहुत लंबे प्रतिरोध की बात करते हैं। बिल्कुल। और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला अध्याय है। अच्छा। ये कोई 1-2 साल की लड़ाई नहीं थी। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार वंश के नाटभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग और मेवाड़ के बप्पा रावल जैसे शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने लगभग 300 वर्षों तक अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोके रखा। 1 मिनट, 300 साल? जी। ये तो कई पीढ़ियों की बात हो गई। जी, 3 सदियां। इसका मतलब ये कोई बिखरा हुआ प्रतिरोध नहीं था, मतलब एक लगातार चलने वाली संगठित कोशिश थी। स्रोत यही बताते हैं कि ये एक तरह का रक्षात्मक गठबंधन था। जब भी कोई बड़ा हमला होता, ये शक्तियां एक साथ आ जाती थीं। तो उन्होंने एक तरह की फायरवॉल बना दी थी पश्चिमी सीमा पर। बहुत अच्छा शब्द है, फायरवॉल। हाँ, उन्होंने एक ऐसी ही दीवार बना दी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो गया था, और 3 सदियों तक ये दीवार खड़ी रही। तो फिर कहानी में तुर्क कहाँ से आए? अगर ये फायरवॉल इतनी मजबूत थी तो उसे किसने और कैसे तोड़ा? इतिहास में शक्ति का शून्य कभी नहीं रहता। जैसे ही अरबों की ताकत कम हुई, मध्य एशिया में एक नई लड़ाकू कौम उभर रही थी, तुर्क। अच्छा। इसी पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान के गजनी में एक नए राजवंश की नींव पड़ी, जिसे यामिनी वंश या गजनी वंश कहा जाता है। और इसका संस्थापक था अल्पतगीन। हाँ, अल्पतगीन, जो पहले एक गुलाम था। उसका संघर्ष उस इलाके के हिंदू शाही राजवंश से शुरू हुआ, जिसके राजा जयपाल थे। अल्पतगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन आया, लेकिन असली बड़ा नाम जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा असर डाला, वो था सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। स्रोत बताते हैं कि 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाला वो पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा ने बाकायदा सुल्तान की उपाधि दी। जी। इस उपाधि का कोई खास मतलब था क्या? बहुत खास। सुल्तान की उपाधि का मतलब था कि उसे इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता यानी खलीफा से राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई की वैधता मिल गई थी। अच्छा। वह अब सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं, बल्कि इस्लामी साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। और उसे यामीनुद्दौला और यामीनुल मिल्लाह जैसी उपाधियां भी मिली थी। हाँ, साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। ये उपाधियां उसकी महत्वाकांक्षा और उसके इरादों का साफ ऐलान थी। और उसके इरादे क्या थे? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। धन संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। और इसी मकसद से उसने भारत पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। 17 बार। 1 मिनट, 17 आक्रमण, ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। क्या ये उस दौर के लिए सामान्य बात थी? नहीं। मतलब क्या वो बस आता था, लूटता था और चला जाता था? उसकी रणनीति क्या थी? क्या वो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, उसकी रणनीति साम्राज्य स्थापित करने की नहीं थी। तो फिर? उसकी रणनीति थी लूटो और वापस जाओ की।
हर साल सर्दियों के बाद जब पहाड़ों के दर्रे खुल जाते, वो अपनी तेज तर्रार घुड़सवार सेना के साथ उत्तर भारत के मैदानों में उतरता। उसका निशाना होते थे मंदिर और अमीर शहर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा धन दौलत जमा होती थी। बिल्कुल। वो यहाँ की राजनीतिक फूट का फायदा उठाता, एक राज्य को दूसरे से लड़ाता और फिर तेजी से लूटपाट करके वापस गजनी लौट जाता। तो ये एक तरह की आर्थिक लड़ाई भी थी। हाँ, उसका मकसद भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना और अपनी सेना को मजबूत बनाए रखना था। चलिए उसके कुछ बड़े हमलों पर नजर डालते हैं। पहला बड़ा हमला 1001 ईस्वी में हुआ, जिसे वहिंद का युद्ध कहते हैं। हाँ, और ये एक निर्णायक मोड़ था। हिंदू शाही राजवंश सदियों से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी था। जयपाल की हार ने गजनवी के लिए पंजाब और उसके आगे के रास्ते खोल दिए। और इसके बाद तो जैसे हमलों की झड़ी लग गई। बिल्कुल। 1008 में हिमाचल के नगरकोट का ब्रजेश्वरी मंदिर, 1014 में हरियाणा का थानेश्वर और 1018 में तो वो गंगा के मैदानों तक पहुंच गया। मथुरा, वृंदावन और कन्नौज। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि उस समय के बड़े आर्थिक और धार्मिक केंद्र थे। सही बात है। लेकिन जो आक्रमण इतिहास में सबसे ज्यादा दर्ज है और जिसे सबसे विनाशकारी माना जाता है, वो था उसका 16वां आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर। हाँ, 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। उस समय वहां चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम का शासन था। सोमनाथ को ही निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उस समय भारत की आस्था, प्रतिष्ठा और समृद्धि का प्रतीक था। अच्छा। वहां अकल्पनीय धन संपत्ति थी, जो सदियों से राजाओं, व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने चढ़ाई थी। स्रोत बताते हैं कि गजनवी ने मुल्तान से रेगिस्तान के रास्ते एक लंबा और कठिन सफर तय किया। अजमेर और धार के रास्ते होते हुए उस सोमनाथ पहुंचा। तारीखें भी दर्ज है, 6 से 8 जून 1025। और इस हमले में मंदिर को लूटा गया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला भी था। इस बड़ी लूट के बाद उसने 1027 में अपना आखिरी अभियान सिंध के जाटों के खिलाफ किया। हाँ, जो शायद उसे वापसी के रास्ते में परेशान कर रहे थे। और 1030 में उसकी मौत हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें, तारीखें, रास्ते, हमले, हमें इतनी सटीकता से कैसे पता है? कौन था जो ये सब लिख रहा था? इसका जवाब हमें उन लेखकों और इतिहासकारों की किताबों में मिलता है जो या तो गजनवी के साथ भारत आए या उसके दरबार का हिस्सा थे। जैसे? उसके दरबारी इतिहासकार का नाम था उत्पी। उसकी किताब है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी, हाँ, ये एक तरह का आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड है जो यामिनी वंश की तारीफ में लिखा गया है। अच्छा, तो ये तो विजेता का दृष्टिकोण हुआ। जाहिर है इसमें सुल्तान की तारीफ ही होगी। क्या कोई और भी था जो लिख रहा था? मैंने फिरदौसी और शाहनामा का नाम सुना है। हाँ, फिरदौसी एक महान कवि था। उसने शाहनामा लिखा, जो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। उसे पूर्व का होमर भी कहते हैं। वाह! इसमें 50,000 से ज्यादा शेर हैं और ये फारसी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। पर ये गजनवी के भारत अभियानों का सीधा लेखा जोखा नहीं है। अच्छा। एक और लेखक थे, बैहाकी, जिन्होंने तारीख इस बुक्तगीन लिखी। पर इन सब में जो नाम सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अल-बरूनी। हाँ, अल-बरूनी। वह सिर्फ एक दरबारी इतिहासकार नहीं था जो सुल्तान की तारीफ में लिख रहा हो। वो तो एक तरह से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो समाज को अंदर से समझना चाहता था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। अल-बरूनी उस युग को समझने के लिए हमारी सबसे साफ खिड़की है। वो आज के उज़्बेकिस्तान का रहने वाला एक महान विद्वान था। जब गजनवी ने उसके क्षेत्र पर हमला किया, तो वो उसे एक तरह से बंदी बनाकर गजनी ले आया। अच्छा। वहीं से वो गजनवी के साथ भारत आया, लेकिन यहाँ आकर उसने वो किया जो किसी और ने नहीं किया था। उसने संस्कृत सीखी। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। उस दौर के माहौल में एक विजेता की सेना के साथ आया हुआ विद्वान हारे हुए देश की सबसे कठिन भाषा सीख रहा है और उनके धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है। यही बात अल-बरूनी को महान बनाती है। वो सिर्फ विजेता की नजर से नहीं देख रहा था। स्रोत बताते हैं कि वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। जी, उसने अपनी किताब किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, मतलब भारत की हकीकत, उसमें यहाँ के समाज, विज्ञान, गणित, भूगोल, धर्म और रीति रिवाजों का बहुत ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया।
उसने भारतीय विद्वानों के घमंड और दुनिया से कटे रहने की आदत की आलोचना भी की, लेकिन साथ ही भारतीय ज्ञान विज्ञान की गहराई की तारीफ भी की। तो उसका काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। उसकी किताब का 19वीं सदी में अंग्रेजी में और बाद में रजनीकांत शर्मा द्वारा हिंदी में अनुवाद हुआ। आज भी जब इतिहासकार उस दौर के भारत को समझना चाहते हैं तो अल-बरूनी का लिखा एक अनिवार्य स्रोत होता है। वो हमें बताता है कि युद्ध और लूटपाट के शोर के पीछे असल भारत कैसा था। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे अरबों के साथ संपर्क से ज्ञान का एक दो तरफा आदान प्रदान हुआ और फिर कैसे तुर्क आक्रमणों ने, खासकर महमूद गजनवी के हमलों ने भारतीय इतिहास को एक नया हिंसक मोड़ दिया। और हमने ये भी समझा कि उत्बी, फिरदौसी और खास तौर पर अल-बरूनी जैसे लेखकों के बिना हमारा उस युग का ज्ञान कितना अधूरा होता। वे हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, बल्कि उस समय की सोच और दुनिया को देखने का नजरिया भी देते हैं। ये सब कुछ हमें हमारी शुरुआती बहस पर वापस लाता है। हाँ। इन स्रोतों को एक साथ देखने पर एक विरोधाभास सा दिखता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हमने देखा कि कैसे भारतीय राजाओं के एक गठबंधन ने 300 साल तक अरबों को सफलतापूर्वक रोके रखा, जो एक जबरदस्त राजनीतिक और सैन्य एकता का सबूत है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ कुछ 100 साल बाद अल-बरूनी अपनी किताब में भारतीय राज्यों के बीच एकता की भारी कमी, आपसी ईर्ष्या और संवादहीनता का जिक्र करता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि बाहरी आक्रमणों के सामने भारतीय राज्यों के बीच की एकता या अनेकता ने घटनाओं के परिणाम को कितना और कैसे प्रभावित किया होगा। मतलब वो कौन सी चीज थी जो 300 साल तक कायम रही और फिर कमजोर पड़ गई? इसका जवाब शायद इन स्रोतों की और गहरी पड़ताल में छिपा है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत। ये नाम सुनते ही अक्सर स्कूल की इतिहास की किताबें याद आती हैं, है ना? बिल्कुल। धूल भरी तस्वीरें और बहुत सारी तारीखें। हाँ, पर ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जिसने उत्तर भारत का नक्शा, सियासत और तहजीब, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 1206 से 1526 तक। पूरे 320 साल। बहुत लंबा समय है। इस दौरान 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सबसे लंबा चला तुगलकों का राज, करीब 94 साल। और सबसे छोटा खिलजी वंश का सिर्फ 30 साल। तो आज हम इसी कहानी के बिल्कुल शुरुआत में उतरने वाले हैं। देखेंगे कि इसकी पहली ईंट कैसे रखी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के उत्तर भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक जड़ों के कई धागे वो इसी दौर से जुड़ते हैं। ये सिर्फ किलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक नई व्यवस्था के जन्म की कहानी है। बिल्कुल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला वंश गुलाम वंश। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। पर ये नाम गुलाम वंश, मतलब कौन सा राजा खुद को गुलाम कहलाना पसंद करेगा? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये गुलामी वो नहीं थी जिसे हम आज के दौर में समझते हैं। अच्छा। उस जमाने में ये तुर्क लोग सैन्य अभियानों में पकड़े गए या खरीदे गए लड़के होते थे, जिन्हें बेहतरीन सैन्य ट्रेनिंग दी जाती थी। वे अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते थे। तो एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग थी ये। बिल्कुल। ऐबक और इल्तुतमिश जैसे लोग इसी सिस्टम से निकले थे। तो गुलाम होना उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि उनकी काबिलियत और वफादारी का एक तरह का सबूत था। मतलब एक बैज ऑफ ऑनर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और ये भी बड़ा अजीब है कि इस गुलाम वंश के अंदर भी 3 अलग-अलग वंश थे, कुतुबी, फिर शमसी और बाद में बल्बनी। मतलब ये कोई एक परिवार का राज नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई पारंपरिक राजशाही नहीं थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का खेल था। जो सबसे ताकतवर वो राजा। एकदम। जो तुर्क सरदार सबसे काबिल होता था, वो सत्ता पर काबिज कर लेता था। इसीलिए इस वंश में बार बार सत्ता एक गुट से दूसरे गुट के पास जाती रही। कुल 11 शासक हुए। तो चलिए कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम, जो बाद में उसका दामाद भी बना, और उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। जी, वो गौरी के अमीर आखुर थे। अमीर आखुर? जी। इसका क्या मतलब हुआ? शाही अस्तबल का अध्यक्ष। अब ये सिर्फ घोड़ों की देखभाल का काम नहीं था, ये सेना की मोबिलिटी से जुड़ा एक बहुत अहम पद था। ये दिखाता है कि गौरी को ऐबक पर कितना भरोसा था। ऐबक के कुछ निकनेम भी बड़े दिलचस्प हैं, लाख बख्श और पील बख्श।
लाखों का दान देने वाला। हाँ, और हाथियों का दान करने वाला। ये तो आज के जमाने की पीआर एक्सरसाइज जैसा लगता है। अपनी एक उदार छवि बनाना। इसे पीआर कहा जा सकता है, पर ये उस दौर की सियासत का एक जरूरी हिस्सा था। एक नया शासक एक नई जमीन पर, उसे अपनी प्रजा और सरदारों का दिल जीतना था। उन्हें हातिमावई और कुरान ख्वाह भी कहा जाता था। कुरान खां? हाँ, क्योंकि वो कुरान को बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ते थे। ये सब उनकी एक नर्म छवि बनाने में मदद करता था। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। वो सुल्तान थे, दिल्ली पर राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा, सिर्फ मलिक और सिपे सालार। ऐसा क्यों? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब उस वक्त की उलझी हुई सियासत में छिपा है। देखिए, ऐबक भली हिंदुस्तान में आजाद शासक की तरह काम कर रहे थे, हाँ, लेकिन कागजों पर वो अब भी गौरी के साम्राज्य के एक गवर्नर थे। उन्होंने औपचारिक रूप से गौरी वंश से अपनी वफादारी नहीं तोड़ी। ये एक तरह की रणनीति थी, ताकि दूसरे दावेदार नाराज ना हो जाए। बिल्कुल। वो जानते थे कि असली पावर उनके हाथ में है, पर दिखावे के लिए वफादार बने रहे। कमाल की पॉलिटिक्स है। अच्छा, अब उनके बनाए हुए लैंडमार्क्स की बात करते हैं। कुतुब मीनार। हाँ, उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। और दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। जी, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थीं, ये एक नई सत्ता के आने का ऐलान थीं। इसीलिए उन्हें भारत में गुंबद और मेहराब कला का जनक भी कहते हैं। हाँ, और उनके दरबार में हसन निजामी थे, जिनकी किताब ताजुल मासीर दिल्ली सल्तनत का पहला ऑफिशियल इतिहास मानी जाती है। और फिर 1210 में कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। इतनी बड़ी सल्तनत की नींव रखने वाले की मौत पोलो खेलते हुए। चौगान, हाँ, घोड़े से गिरकर लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत ही अप्रत्याशित अंत। बिल्कुल। उनका मकबरा भी लाहौर में ही है। तो ऐबक की कहानी पोलो के मैदान पर खत्म हो गई और सल्तनत एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई। उनका बेटा आराम शाह गद्दी पर तो बैठा, पर सिर्फ 8 महीने के लिए। सीधी सी बात है, आराम शाह एक काबिल शासक नहीं था। वो बहुत उथल-पुथल का दौर था और दिल्ली के ताकतवर तुर्क सरदारों को ये मंजूर नहीं था कि एक कमजोर आदमी उन पर राज करे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव चला। बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का न्योता भेजा, जो कि ऐबक का दामाद भी था और बहुत काबिल भी। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक जो हमने ऐबक और उसके बाद की इस उथल-पुथल को समझा, उम्मीद है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसे सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश। हाँ, अब सवाल ये है कि जब ऐबक ने शुरुआत की तो असली का टैग इल्तुतमिश को क्यों मिला? ऐसा क्या किया उन्होंने? देखिए, अगर ऐबक ने जमीन तैयार की थी तो इल्तुतमिश ने उस पर सल्तनत की एक मजबूत इमारत खड़ी की। अच्छा, उन्होंने कई ऐसे काम किए जो ऐबक नहीं कर पाए थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आए। दिल्ली ले आए? ये तो बहुत बड़ा फैसला था। ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था कि सल्तनत का दिल अब हिंदुस्तान के केंद्र में धड़केगा। दिल्ली को राजधानी बनाना तो ठीक है, पर एक नई सल्तनत को दुनिया में इज्जत भी तो चाहिए होती है। अपने राज को वैध मतलब लेजिटिमेट कैसे बनाया उन्होंने? बहुत सही सवाल। और इसके लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। 1229 में उन्होंने बगदाद के खलीफा से खिलत हासिल की। खिलत? ये क्या होता है? एक तरह का सम्मान पत्र, एक ऑफिशियल स्टैंप ऑफ अप्रूवल। खलीफा उस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक प्रमुख थे। तो मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया? बिल्कुल। इसके मिलते ही इल्तुतमिश की हैसियत गौरी के गवर्नर के वारिस से बढ़कर एक आज़ाद और वैध सुल्तान की हो गई। ये वो चीज़ थी जो ऐबक को कभी नहीं मिली। वाह! लेकिन उनका रास्ता इतना आसान तो नहीं रहा होगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी उनके सामने? उनके सामने चुनौती नहीं, एक तूफान खड़ा था, और उस तूफान का नाम था चंगेज खां। मंगोल। हाँ, 1221 में मंगोलों का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा था। चंगेज खान ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचा था और जलालुद्दीन ने भागकर इल्तुतमिश से पनाह मांगी। तो अब इल्तुतमिश एक मुश्किल में थे। अगर पनाह देते तो चंगेज खां से सीधी दुश्मनी, और नहीं देते तो एक मुसलमान शासक की मदद ना करने का आरोप। तो उन्होंने क्या किया? यहां इल्तुतमिश ने कमाल की डिप्लोमेसी दिखाई। उन्होंने जलालुद्दीन को बहुत विनम्रता से मना कर दिया। कहा कि दिल्ली की आबो हवा शायद आपको रास ना आए। हाँ, मतलब चंगेज खान दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और इल्तुतमिश ने बड़ी शांति से कह दिया, माफ कीजिए, घर पे कोई नहीं है। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका था कि आप यहां से जाइए और मुसीबत अपने साथ ले जाइए।
इसी एक फैसले ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के उस भयानक कहर से बचा लिया। कमाल की राजनीतिक सूझबूझ थी ये। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने घरेलू दुश्मनों ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा को भी एक-एक करके खत्म किया और सल्तनत को फिर से एक किया। अच्छा, तो सल्तनत फैल रही थी, मजबूत हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए कोई सिस्टम भी तो चाहिए होगा ना, सैलरी वगैरह देने के लिए। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही असरदार सिस्टम बनाया, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, ये क्या था? इसमें वो अपने कमांडरों और अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे देते थे। जमीन का टुकड़ा? हाँ, उस कमांडर को उस जमीन से टैक्स वसूलना होता था, अपना खर्चा निकालना होता था, अपने लिए एक सेना रखनी होती थी और जो बचता था वो सुल्तान को भेजना होता था। ये तो बहुत स्मार्ट सिस्टम है। इससे केंद्र का सिरदर्द कम हो गया और दूर के इलाकों पर कंट्रोल भी बना रहा। और मैंने सुना है उन्होंने 40 लोगों का एक खास ग्रुप भी बनाया था, तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा। हाँ, ये क्या था? कोई स्पेशल टास्क फोर्स? आप इसे उनकी अपनी कैबिनेट या इनर सर्कल कह सकती हैं। ये उनके 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट था। ये लोग उनके आंख, कान और हाथ थे। लेकिन 40 सबसे ताकतवर लोगों का एक गुट बनाना, क्या ये एक तरह का रिस्क नहीं था? मतलब कल को वही आपके खिलाफ हो जाए तो? यही तो विडंबना है। इल्तुतमिश के रहते हुए तो ये गुट वफादार रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद यही चालीसा इतना ताकतवर हो गया कि वो खुद किंग मेकर बन बैठा। अच्छा। वो जिसे चाहते गद्दी पर बिठाते और जिसे चाहते उतार देते। इल्तुतमिश का बनाया हुआ हथियार उन्हीं के वारिसों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। एक आजाद सल्तनत की अपनी करेंसी भी तो होनी चाहिए। और इल्तुतमिश ने ये काम भी किया। उन्होंने अरबी पैटर्न पर शुद्ध सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टंका और जीतल? और खास बात यह थी कि उन्होंने सिक्कों पर टकसाल यानी मिंट का नाम लिखवाना शुरू किया। अच्छा, मतलब ये सिक्का कहाँ बनाए ये भी लिखा होता था? जी, ये एक ऐलान था कि दिल्ली सल्तनत अब एक व्यवस्थित और संप्रभु राज्य है। आर्किटेक्चर में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्हें भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। हाँ, उन्होंने दिल्ली में अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी कहते हैं। ये भारत का पहला इस्लामिक मकबरा माना जाता है। तो उन्होंने अपने वंश की निशानी छोड़नी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, 1236 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अपना मकबरा अभी दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से एक सल्तनत की नींव रखी, जो उदार तो थी पर शायद कानूनी तौर पर अधूरी थी। हाँ। और फिर इल्तुतमिश आए, जिन्होंने दिल्ली को सल्तनत का दिल बनाया, उसे प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर मजबूत किया और बाहरी तूफानों से भी बचाया। एकदम सही। ऐबक ने बीज बोया तो इल्तुतमिश ने उसे एक मजबूत पेड़ बनाया। ऐबक के पास लाहौर था, एक अधूरी वैधता थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, खलीफा से मान्यता ली, अपनी करेंसी चलाई और एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खड़ा किया। उन्होंने उसे हकीकत में एक असली आजाद सल्तनत बनाया। बिल्कुल। आने वाला नहीं रहता तो उसकी बनाई हुई ताकतवर चीज का क्या होता है? जो गुट एक राजा की मदद के लिए बना था, क्या वो खुद सिंहासन को कंट्रोल करने वाली ताकत नहीं बन सकता? सल्तनत की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये सवाल और भी बड़ा होता जाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गौरी और पृथ्वीराज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी गहरी पड़ताल 2 ऐसे किरदारों पर केंद्रित है जिन्होंने 12वीं सदी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ गजनी से आया सुल्तान मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान। और ये सिर्फ मतलब 2 राजाओं की लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उस दौर के राजनीतिक माहौल, अलग अलग राजवंशों की ताकत और उन कुछ सालों की कहानी है जिन्होंने आने वाली कई सदियों की नींव रखी। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इन घटनाओं का एक सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले मोहम्मद गौरी से शुरू करते हैं। इसका असली नाम शहाबुद्दीन था और इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। ये 1173 में गौर प्रदेश का शासक बना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय गजनी और गौर प्रदेश में चल क्या रहा था। इस्लाम की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और ख्वारिज्म साम्राज्य से उनका टकराव चल रहा था। गौरी का एक भाई भी था, गयासुद्दीन, जो उस वक्त का मुख्य शासक था। तो गौरी ने भारत पर अपना पहला हमला 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, जहां उसने करमाती जनजाति को हराया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। वो मोड़ था 1178 में पाटन यानी गुजरात पर उसका हमला। हाँ। ये पूरी तरह से असफल रहा। और क्यों असफल रहा?
वहां तो सोलंकी वंश का राज था। बिल्कुल। और रानी थी नायिका देवी, जिन्होंने अपने बेटे मूलराज द्वितीय के साथ मिलकर गौरी का सामना किया। इस युद्ध को कायादरा का युद्ध भी कहा जाता है। अच्छा। इस हार का असर बहुत गहरा हुआ। इसने गौरी को भारत में प्रवेश करने के लिए मतलब अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। तो गुजरात की तरफ से आने के बजाय उसने कोई और रास्ता चुना। हाँ, उसने पंजाब के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। और इसके बाद उसने एक के बाद एक जीत हासिल की। 1179 में पेशावर, कश्मीर और सिंध, फिर 1186 में लाहौर और 1188 में भटिंडा को जीत लिया। सही। अब वो दिल्ली के बहुत करीब पहुंच चुका था। बिल्कुल। अब कहानी के दूसरे मुख्य किरदार पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। उनका शासनकाल 1178 से 1192 तक था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान था और उनका राज्य अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था। और उस समय उत्तर भारत वो कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कन्नौज में गैड़वाल वंश था, जहां जयचंद का राज था। बुंदेलखंड में चंदेल, बंगाल में पाल और सेन वंश और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। ये जानना जरूरी है कि इन राज्यों में अक्सर आपस में भी मतलब बनती नहीं थी। हाँ, और यहीं पर चंदवरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो का भी जिक्र आता है, जो पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। सही कहा। और फिर साल आया 1191, जब गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने हुईं। ये था तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की सेना हार गई। तो ये गौरी के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में वो पूरी तैयारी के साथ वापस आया। ये था तराइन का दूसरा युद्ध। और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी सफल रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ये भारतीय इतिहास का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। अच्छा। इसी हार के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे इतिहासकारों ने इसे 12वीं सदी का शौक कहा है। 12वीं सदी का शौक, ये बहुत पावरफुल शब्द है। बिल्कुल। तराइन की जीत के बाद गौरी रुका नहीं। 1194 में उसने चंदावर का युद्ध लड़ा। ये कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ था और इसमें भी गौरी की जीत हुई। हाँ, और इसी दौर में 1192 में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए। ओहो, उसी साल? हाँ, उसी साल उनकी दरगाह आज अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक बदलावों का भी प्रतीक है। गौरी ने भारत में जीते हुए इलाकों का शासन अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद वापस चला गया। उसका अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था। सही है। 1206 में दमिक, जो सिंध में है, वहां उसकी मृत्यु हो गई। गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी विरासत उसके गुलामों ने संभाली। और ये कोई आम गुलाम नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर मिला। यलदौज, जो ऐबक का ससुर था, उसे गजनी मिला। अच्छा। कुबाचा को सिंध और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिला। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया था। हाँ, ये एक बहुत ही दुखद अध्याय है इतिहास का। और गौरी के इन्हीं गुलामों ने ही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बिल्कुल। तो गौरी और पृथ्वीराज की ये कहानी सिर्फ दो शासकों के टकराव तक सीमित नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक लड़ाइयाँ, रणनीतिक फैसले और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकती हैं। सही बात है। तराइन के दूसरे युद्ध का नतीजा एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाली सदियों के लिए उत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा ही बदल दी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम कुछ और होता तो आज उपमहाद्वीप का इतिहास कैसा होता। एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी सोचने पर मजबूर करता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं सुल्तान बलबन, शासन और गुलाम वंश का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है पीछे जो भी पढ़ा अच्छे से समझ आया होगा। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान की बात करेंगे जो पैदा तो सुल्तान नहीं हुआ था, लेकिन अपनी काबिलियत और कह सकते हैं कि सख्ती से वो सत्ता के शिखर तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं गियासुद्दीन बलबन की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि बलबन का शासनकाल गुलाम वंश के लिए एक नए दौर की शुरुआत जैसा था। कुछ लोग तो इसे दूसरा इलबारी वंश भी कहते हैं। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि बलबन ने कैसे एक बिखरी हुई सल्तनत को एकजुट किया। उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाईं। और सबसे बड़ा सवाल,
कैसे उसके इतने मजबूत शासन के बावजूद गुलाम वंश का अंत हो गया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, पता लगाते हैं कि बहाउद्दीन नाम का एक शख्स सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कैसे बना। सबसे पहले बलबन के शुरुआती सफर को देखते हैं। सुल्तान बनने से पहले वो कई अहम पदों पर रहा। हाँ, एक लंबा सफर था। स्रोत बताते हैं कि वो बहराम शाह के समय अमीर शिकार था और फिर मसूद शाह के समय अमीर आहूर बना। और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमलिकत यानी सल्तनत का उपशासक बन गया। हाँ, यही से उसकी ताकत असल में बहुत बढ़ गई। मतलब पर्दे के पीछे से सुल्तान तो वही था, नासिरुद्दीन महमूद ने ही उसे उलूग खान की उपाधि दी थी। तो ये उसके लिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने की सीढ़ियां थे। बिल्कुल, एक एक करके वो ऊपर चढ़ रहा था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, बलबन ने खुद को ईरान के एक महान नायक अफरासियाब का वंशज बताया। एक मिनट, एक तुर्क गुलाम ऐसा दावा कैसे कर सकता है? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, यहीं पर उसकी राजनीतिक समझ दिखती है। ऐसा दावा करके वो खुद को दूसरे तुर्क अमीरों से श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। मतलब एक लेजिटिमेसी, एक वैधता हासिल करना चाहता था। एकदम, वो अपना सम्मान बढ़ाना चाहता था। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि अपनी एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश थी। और यही सोच उसके शासन की विचारधारा में भी दिखती है। वो खुद को नियाबत खुनाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले राही भी कहता था, यानी ईश्वर की छाया। मतलब वो राजा को धरती पर भगवान का रूप मानता था। हाँ, इसे राजत्व का देवीय सिद्धांत कहते हैं। इसके जरिए वो ये संदेश दे रहा था कि सुल्तान का पद आम इंसानों से ऊपर है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। ये उसकी तानाशाही और केंद्रीकृत शासन की नींव थी। ठीक है, तो उसने अपनी सत्ता को इतना ऊंचा दर्जा तो दे दिया, लेकिन उस समय के सबसे शक्तिशाली गुट तुर्क के चहलगानी का क्या? हाँ, वो 40 अमीरों का गुट जो सुल्तान बनाने और हटाने का खेल खेलते थे। बलबन खुद उसी चहलगानी का हिस्सा था, इसलिए वो उनकी ताकत और उनके खतरे को सबसे अच्छी तरह समझता था। अच्छा, तो उसे अंदर की सारी खबरें थीं। बिल्कुल, सुल्तान बनते ही उसका पहला और सबसे बड़ा काम इसी गुट को खत्म करना था। उसने एक एक करके चहलगानी के अमीरों की शक्ति को कुचल दिया, ताकि सत्ता पूरी तरह उसके हाथ में केंद्रित हो जाए। हाँ, कोई और पावर सेंटर बचे ही नहीं। और इसी दौरान उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, खासकर मेवातियों के खिलाफ। ये सुनने में ही बहुत कठोर लगता है। ये सिर्फ मेवातियों के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस ताकत के लिए थी जो सल्तनत को चुनौती दे रही थी। तो इसका मतलब क्या था? इस नीति का सीधा मतलब था विद्रोह को क्रूरता से कुचलना, तलवार के दम पर शांति स्थापित करना। कोई बातचीत नहीं, कोई नरमी नहीं। सत्ता को स्थापित करने के लिए उसने कुछ नई प्रथाएं भी शुरू की, जैसे सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। साथ ही ईरानी त्योहार नौरोज भी मनाना शुरू किया। ये सब तो गैर इस्लामिक प्रथाएं थी। हाँ, लेकिन यहाँ उसका मकसद धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। अच्छा, इन ईरानी दरबारी शिष्टाचारों के जरिए वो सुल्तान के पद की गरिमा और आप कह सकते हैं भय को बढ़ाना चाहता था। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना कि कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे। बिल्कुल, वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जहां कोई भी अमीर सुल्तान के सामने आंख भी ना उठा सके। ये सब न्यायिक शिष्टाचार का हिस्सा था। ठीक है, तो अंदरूनी तौर पर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन बाहरी खतरों और सेना के लिए उसने क्या किया? बलबन समझता था कि एक मजबूत सल्तनत के लिए एक मजबूत सेना जरूरी है, खासकर मंगोलों के खतरे को देखते हुए। हाँ, इसीलिए उसने सेना को संगठित किया और एक अलग सैन्य विभाग बनाया जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। और इसका प्रमुख इमाद उल मुल्क होता था। ये प्रशासन से सैन्य मामलों को अलग करने का एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हमारे स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि वो सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था करने में विफल रहा। इतने शक्तिशाली शासक के लिए ये एक नाकामी है। हाँ, ये उस समय की आर्थिक चुनौतियों या शायद प्रशासनिक सीमाओं को दिखाता है। मतलब चाहकर भी हर सुधार लागू करना आसान नहीं था। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भी जमीन और एकता पर ही आधारित थी। और नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसने एक जासूसी विभाग भी बनाया, बरीद मुमालिक। हाँ, ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उसके शासन का एक बहुत अहम हिस्सा था। एक कुशल जासूस प्रणाली के बिना वो अमीरों और अधिकारियों पर नजर रख ही नहीं सकता था। तो विद्रोह को पनपने से पहले ही कुचलने के लिए ये जरूरी था। एकदम। तो क्या जासूसी के बावजूद विद्रोह हुए?
स्रोत में बंगाल के तुगरिल खां बेग के विद्रोह का जिक्र है। हाँ, 1279 में बंगाल में हुआ ये विद्रोह बहुत गंभीर था। इतना गंभीर कि बलबन को खुद जाना पड़ा। उसे खुद जाना पड़ा। विद्रोह को कुचलने के बाद उसने अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। और ये भी दिखाता है कि वो अहम पदों पर सिर्फ भरोसेमंद लोगों को, खासकर अपने परिवार को रखता था। और उस समय का सबसे बड़ा बाहरी खतरा मंगोल, उनके आक्रमण भी 1279 से 1285 के बीच हुए। ये बलबन के लिए सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी भी बनी। व्यक्तिगत त्रासदी कैसे? इन्हीं आक्रमणों का सामना करते हुए उसके बड़े और सबसे काबिल बेटे मोहम्मद की मौत हो गई। ओहो। ये बलबन के लिए और सल्तनत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई, एक ऐसा शासक जिसने सल्तनत को संभाला, लेकिन शायद पूरी व्यवस्था उसी पे टिकी थी। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा। उसने किलो खेरी का किला बनवाया, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि बहुत कमजोर और अयोग्य शासक साबित हुआ। और फिर आता है आखिरी नाम, शमसुद्दीन क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक। हाँ, वो तो बहुत छोटा था। एक बच्चा शासक। बिल्कुल, एक बच्चा शासक और दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष। इसी खालीपन का फायदा बुलंद शहर के सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी ने उठाया और उसने छोटे से क्यूमर्स की हत्या कर दी। हाँ, और इसी के साथ 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजू वंश की स्थापना हुई। एक युगांत। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसने लौह एवं रक्त की नीति, राजत्व के दैवीय सिद्धांत और सैन्य सुधारों के जरिए सल्तनत की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को वापस लौटाया। लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत भंगुर थी, मतलब वो सिर्फ उसी के व्यक्तित्व पर टिकी थी। ये तो एक शक्तिशाली तानाशाह की क्लासिक दुविधा है। बिल्कुल, उसकी ताकत ने साम्राज्य को जोड़े रखा, लेकिन वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सका जो उसके बिना चल सके। हाँ, ये बात तो है। उसने पुराने चहलगानी अमीरों को खत्म करके जो खालीपन पैदा किया, उसे जलालुद्दीन खिलजी जैसे नए और महत्वाकांक्षी अमीरों ने भर दिया। तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या बलबन का शक्तिशाली और केंद्रीकृत शासन ही वो वजह थी जिसके कारण उसकी मृत्यु के बाद वंश का पतन इतनी तेजी से हुआ? क्या उसकी सफलता ने ही उसकी विफलता के बीज बो दिए थे? सोचने वाली बात है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं खिलजी वंश, इतिहास एवं प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो सिर्फ 30 साल चला, लेकिन जिसने सल्तनत का नक्शा, उसकी ताकत और उसके प्रशासन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम खिलजी वंश की कहानी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। जब हम खिलजी वंश की बात करते हैं ना, मतलब 1290 से 1320, तो हम सल्तनत के एक क्रांतिकारी दौर की बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी, हाँ जी। इस छोटी सी अवधि में हमें दो बिल्कुल विपरीत किरदार देखने को मिलते हैं। एक तरफ है संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जो अपनी उम्र और नरमी के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ उनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जो महत्वाकांक्षा, क्रूरता और एक बेमिसाल प्रशासनिक सोच का प्रतीक है। इन्हीं दोनों के टकराव और कामों से ये कहानी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक बात हैरान करती है, वो गद्दी पर बैठते समय 70 साल के थे। हाँ, 70 साल। सल्तनत के सबसे बुजुर्ग सुल्तान। एक नए राजवंश के लिए ये तो बहुत ही अजीब सी शुरुआत है। और यही बात उनके शासनकाल को परिभाषित करती है। वो एक अनुभवी सेनापति थे। उन्होंने बलबन के वंशजों को हटाकर सत्ता हासिल की, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उन्होंने एक तरह से खून बहाए बिना शासन करने की नीति अपनाई। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि जब वो पहली बार दिल्ली के लाल महल में दाखिल हुए तो बलबन के सिंहासन पर बैठने से भी हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि वो एक मामूली अधिकारी रहे हैं और इस सिंहासन पर बैठने का हक नहीं रखते। ये उस जमाने की राजनीति में तो एक अनोखी बात थी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नरमी और विनम्रता काम आए? क्योंकि जानकारी ये भी बताती है कि उनका शासनकाल पूरी तरह शांत नहीं था। मलिक छज्जू का विद्रोह, सीधी मौला की हत्या, क्या उनकी इस नीति को कमजोरी की तरह देखा जा रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। मलिक छज्जू, जो बलबन का भतीजा था, उसने विद्रोह कर दिया। हाँ। जलालुद्दीन ने उसे हराया, लेकिन फिर उसे माफ कर दिया। चोरों और ठगों को पकड़ने के बाद भी उन्हें सजा देने की बजाय चेतावनी देकर छोड़ दिया।
तो जो दरबार के तुर्क अमीर थे वो इसे सुल्तान की कमजोरी मान रहे थे। तो मतलब एक तरह का असंतोष पनप रहा था। जी, हालांकि सीधी मौला के मामले में वो थोड़े सख्त हुए, जिसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। और बाहरी खतरे भी थे, खासकर मंगोलों के। उनसे कैसे निपटे वो? 1292 में मंगोलों ने हमला किया। जलालुद्दीन ने उन्हें हराया, लेकिन फिर एक संधि कर ली। और दिलचस्प बात यह है कि इस संधि के तहत लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया। 4000? जी, और उन्हें दिल्ली के पास बसने की इजाजत दे दी गई। यही इलाका आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये कनेक्शन वहां से है? हाँ, उनकी नीति हमेशा टकराव की नहीं बल्कि किसी तरह संतुलन बनाने की थी। उनके दरबार में एक ऐसा नाम भी था जो आज तक जिंदा है, अमीर खुसरो। वो सिर्फ एक कवि तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं, अमीर खुसरो उस दौर के, आप कह सकती है, कल्चरल आइकॉन थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 सुल्तानों का दौर देखा। 7 सुल्तान? जी, वो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्हें तोता हिंद या भारत का तोता कहा जाता है, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा है। जैसे कि कव्वाली और गजल को जो रूप आज हम देखते हैं, उसकी नींव उन्होंने रखी। सितार और तबला जैसे साजों का आविष्कारक भी उन्हें ही माना जाता है। उनकी किताबें जैसे किरान उस सादेहन सिर्फ कविता नहीं बल्कि उस दौर का आंखों देखा हाल है। वो जलालुद्दीन के दरबार की शान थे। तो एक तरफ जलालुद्दीन अपने दरबार में कला को पनाह दे रहे थे, नरमी से शासन चला रहे थे, और दूसरी तरफ उनके ही घर में एक साजिश पक रही थी, और साजिश करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये साजिश रातों रात नहीं बनी। इसकी नींव 1296 में देवगिरी के अभियान से ही पड़ गई थी। अलाउद्दीन, जो उस समय कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था, उसने सुल्तान की इजाजत के बिना सुल्तान की इजाजत के बिना दक्षिण भारत में देवगिरी पर हमला कर दिया। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी कदम था। उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराया और कल्पना से भी ज्यादा धन दौलत लूटकर वापस लौटा। और ऐसी दौलत ने उसे सुल्तान बनने का रास्ता दिखाया है ना? हाँ, यही वो दौलत थी जिससे उसने अमीरों और सेना को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। जलालुद्दीन अपने भतीजे की कामयाबी से खुश होकर उससे मिलने कड़ा पहुंचे। और वहीं गंगा नदी के किनारे जब वो अलाउद्दीन के गले मिल रहे थे, तभी धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। 20 जुलाई 1296 को ये हुआ, और कुछ ही महीनों बाद 26 अक्टूबर को अलाउद्दीन ने दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अपने चाचा और ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठना, इससे उसकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा तो लग ही जाता है। हाँ, उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि भी ली थी। क्या वो सच में दुनिया जीतना चाहता था? उसकी सोच वैसी ही थी। वो सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था और एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। लेकिन उसके एक वफादार सलाहकार, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे समझाया। क्या समझाया? कि पहले पूरे हिंदुस्तान को जीतना और मंगोलों के खतरे से निपटना ज्यादा जरूरी है। और अलाउद्दीन को ये बात समझ में आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत सल्तनत के विस्तार में लगा दी। और ये विस्तार बहुत तेजी से हुआ। उत्तर भारत में एक के बाद एक जीत, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या उसकी सेना इतनी मजबूत थी? उसके पास कमाल के सेनापति थे, लेकिन 2 नाम कहानी के लिए सबसे जरूरी हैं। एक नुसरत खान, जो शुरुआती अभियानों का चेहरा था, और दूसरा मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का प्रतीक बना। अच्छा, मलिक काफूर। जी, पहला बड़ा अभियान 1297 में गुजरात के खिलाफ था। राजा कर्णदेव को हराया गया और यहीं से मलिक काफूर को महज 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और फिर आया रणथंभौर और चित्तौड़ का अभियान। ये तो राजपूत इतिहास के बहुत बड़े किले थे। नुसरत खां मारा गया, लेकिन अलाउद्दीन पीछे नहीं हटा। फिर 1303 में चित्तौड़ की बारी आई, राणा रतन सिंह के खिलाफ। जी, और यहीं से पद्मिनी की कथा जुड़ी है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि इस कथा का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, जो इस घटना के लगभग 200 साल बाद लिखी गई थी। तो ऐतिहासिक तौर पर क्या हुआ था? ऐतिहासिक तौर पर जो तय है वो ये कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और उसका नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। उत्तर भारत तो लगभग उसकी मुट्ठी में आ गया था, लेकिन फिर उसने दक्षिण का रुख किया, जो दिल्ली के किसी सुल्तान ने पहले नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। ये सल्तनत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था।
उसने ये काम अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को सौंपा, एक के बाद एक। कहाँ तक? मलिक काफूर ने देवगिरी को फिर से जीता, तेलंगाना में वारंगल के काकती राजा प्रतापरुद्र देव को हराया, जहां से कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा पहली बार दिल्ली पहुंचा। कोहिनूर, अच्छा। जी। फिर कर्नाटक में होयसल और दूर दक्षिण में मदुरई के पांड्य तक को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन की नीति दक्षिण में सीधे शासन करने की नहीं थी, बल्कि उनसे सालाना टैक्स वसूलने की थी। तो उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विशाल साम्राज्य बना लिया। लेकिन साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी सेना, इसका पैसा कहां से आ रहा था? यहीं पर अलाउद्दीन का किरदार एक विजेता से ज्यादा एक सख्त प्रशासक का हो जाता है। और यहीं अलाउद्दीन की सोच बाकी सुल्तानों से अलग हो जाती है। सवाल यही था, इतनी विशाल स्थायी सेना का खर्च कैसे उठाया जाए? ज्यादातर शासक किसानों पर और टैक्स लगाते, अलाउद्दीन ने भी वो किया, लेकिन उसका असली दांव था अर्थव्यवस्था के दूसरे सिरे को पकड़ना, यानी खर्च को नियंत्रित करना। खर्च को नियंत्रित करना। हाँ, ये उस दौर के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आधुनिक और कट्टरपंथी विचार था। आप बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात कर रही हैं। ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, पर असल में ये था क्या? ये एक तरह से पूरी सल्तनत की सप्लाई चेन पर कब्जा करना था। अलाउद्दीन ने फैसला किया कि सैनिकों को कम नकद वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस कम वेतन में भी वो आराम से जी सके। अच्छा। इसके लिए उसने हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, मवेशी, दास, हर चीज की। और ये सिर्फ कीमतें तय करना नहीं था, इन्हें सख्ती से लागू भी करवाया गया। बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे मुमकिन था? ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। इसके लिए उसने एक पूरा सिस्टम बनाया। दीवाने रियासत नाम का एक नया विभाग बनाया गया। हर बाजार के ऊपर शहना-ए-मंडी नाम का एक अधिकारी होता था, और नाप तोल में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए बहुत कड़ी सजा थी। कैसी सजा? कहा जाता है कि जो व्यापारी कम तौलता था, उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस डर से कोई बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करता था। बाप रे, ये तो बहुत क्रूर है। लेकिन उसने सेना को व्यवस्थित करने के लिए भी तो कुछ सुधार किए थे। दाग और हुलिया प्रथा का जिक्र है। हाँ, ये सैन्य प्रशासन में एक बड़ा सुधार था। उस समय भ्रष्टाचार बहुत था। जागीरदार लड़ाई के समय अपनी जगह किसी और को भेज देते थे, या अच्छे घोड़ों की जगह कमजोर घोड़े ले आते थे। तो इसे रोकने के लिए? इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने हुलिया प्रथा शुरू की, जिसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज होता था, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड। और दाग प्रथा में सेना के घोड़ों पर एक शाही निशान दागा जाता था, ताकि उन्हें बदला ना जा सके। तो सेना में भ्रष्टाचार खत्म करने का एक बहुत कारगर तरीका था ये। बिल्कुल। और राजस्व के बारे में क्या? पैसा इकट्ठा करने के तरीके में क्या बदलाव किए? यहाँ एकता प्रणाली और खालसा भूमि जैसे कुछ शब्द हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। उससे पहले एकता प्रणाली थी, मतलब जागीरदारी। सुल्तान अपने अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन दे देता था। वो अधिकारी वहां से टैक्स वसूलते थे। अच्छा, बिचौलिए होते थे। जी। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं, ये बिचौलिए खत्म करो। उसने ज्यादातर जमीन वापस लेकर सीधे शाही खजाने के तहत कर दी, जिसे खालसा भूमि कहा गया। मतलब अब सारा पैसा सीधे सुल्तान के पास आ रहा था। और टैक्स कितना था? उसने भू राजस्व, जिसे खराज कहते हैं, उसे बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। 50%? मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा सीधे सल्तनत को देना होगा। ये तो आम लोगों के लिए बहुत ही कठोर रहा होगा। बहुत ज्यादा कठोर। इसके अलावा उसने घर पर और जानवरों पर भी टैक्स लगाए। यही नहीं, उसने लूट के माल, जिसे खुम्स कहते हैं, उसमें भी नियम बदल दिया। वो कैसे? पहले लूट का ज्यादातर हिस्सा सैनिकों को मिलता था। अलाउद्दीन ने इसे उल्टा कर दिया। अब 45 हिस्सा सुल्तान का होता था और सिर्फ 15 सैनिकों का। हर सुधार का एक ही मकसद था, खजाने को ज्यादा से ज्यादा भरना। तो एक तरफ सैन्य विजय, दूसरी तरफ कठोर आर्थिक नियंत्रण। उसके शासन की छाप वास्तुकला पर भी दिखाई देती है। हाँ, लेकिन उसके निर्माण भी उसकी सोच को दर्शाते हैं। उनमें सुरक्षा और शक्ति का प्रदर्शन मुख्य था। दिल्ली पर मंगोलों के हमले हो रहे थे। उनसे बचने के लिए उसने 1303 में सीरी का किला बनवाया। एक सैन्य छावनी की तरह। जी,
उसने कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा बनवाया, जो इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा हौज़े अलाई, जिसे आज हम हौज़ खास के नाम से जानते हैं, और 1000 खंभा महल भी उसी ने बनवाए। इतना ताकतवर साम्राज्य, इतना सख्त नियंत्रण, इस सब का अंत कैसे हुआ? अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में जलोदर यानी एसाइटिस नाम की बीमारी से हुई। वो अपने आखिरी दिनों में बहुत शक्की और बीमार हो गया था। और उसके बाद जो हुआ वो अक्सर ऐसे शक्तिशाली शासकों के बाद होता है। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। मलिक काफूर ने कुछ समय सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मारा गया और दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। सिर्फ 4 साल के अंदर 1320 में आखिरी खिलजी शासक को हटाकर गाजी मलिक ने एक नए वंश की नींव रखी, जो तुगलक वंश कहलाया। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटें तो खिलजी वंश और खासकर अलाउद्दीन का शासन दिल्ली सल्तनत के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जैसा था। एक ऐसा दौर जिसने सल्तनत को अपनी सीमाओं के चरम पर पहुंचाया, लेकिन इसके लिए बहुत ही कट्टर और केंद्रीकृत तरीकों का इस्तेमाल किया। ये सचमुच एक परिवर्तनकारी दौर था। उसके तरीके भले ही क्रूर थे, लेकिन उसने सल्तनत को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा दिया। उसकी राजस्व प्रणाली और बाजार नियंत्रण के विचारों ने आने वाली सदियों तक शासकों को प्रभावित किया। शेरशाह सूरी से लेकर अकबर तक सबने उससे कुछ न कुछ सीखा। और उसने मंगोलों से भी सल्तनत को बचाया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उसने मंगोलों के लगातार हमलों से उत्तर भारत को सुरक्षित रखा, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हमारे सुनने वालों के लिए आगे सोचने के लिए एक विचार। आज हमने बात की कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीतियां अविश्वसनीय रूप से सख्त थीं। ये सोचते हुए कि उसने ये सब बिना किसी आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर या डेटाबेस के किया, ये 14वीं सदी में राज्य की शक्ति और उसकी निगरानी करने की क्षमता के बारे में क्या बताता है? और वे सिद्धांत, चाहे अच्छे हों या बुरे, आज की सरकारों की आर्थिक नीतियों जैसे मूल्य नियंत्रण या सब्सिडी में किस तरह देखे जा सकते हैं?